नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री अपनी यूरोप की यात्रा के मध्य पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मेटे फ्रेडरिक्सन जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष हैं, डेनिस के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वागत के बाद जिस तरीके से पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जो भी तय था उन सभी मुद्दों पर बातचीत की है और कई ऐसे समझौतों पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौते हुए हैं जो आने वाले समय में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार की एक बड़ी लाइन और एक बड़ा रास्ता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेनमार्क में प्रधानमंत्री की यात्रा के मुख्य उद्देश्य जिस पर एवी स्टार न्यूज पहले चर्चा कर चुका है, उसके पक्ष और उसके सभी बिंदु सामने आने लगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री जैसे ही डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, उनका स्वागत हुआ और उसके बाद मिनट टू मिनट हर एक कार्यक्रम, तय कार्यक्रम के मुताबिक जब बातचीत हुई, उसमें भारत ने यूक्रेन और रूस के साथ जो जंग चल रही है उस पे पूरी दुनिया का जो नजरिया है और साथ ही यूरोपीय संघ का जो नजरिया है उसका इनपुट्स लेने और भारत का दृष्टिकोण डेनमार्क के भी सामने रखने की कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री उन सभी अन्य देशों के साथ जो नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं, जब उनके साथ सम्मेलन में भागीदारी करेंगे तो वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के पक्ष को और ज्यादा अच्छे तरीके से ओपन किया जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी, जिसकी शुरुआत कोपेनहेगन से प्रधानमंत्री ने कर दी। हालांकि जर्मनी में द्विपक्षीय मुद्दों और भारत वंशियों की ताकत को स्थापित करने और भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को ज्यादा धारदार बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री लगे रहे और वहां पर भी भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई और उसका पूरी दुनिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है और ईंधन से लेकर के ऊर्जा के क्षेत्र में जिन मुश्किलों का सामना यूरोप सहित पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर के साथ भी की। लेकिन कोपेनहेगन पहुंचने के बाद मेटे अपने समकक्ष के साथ उन्होंने जो वार्ता की है उसके बड़े मायने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क, या यूं कहें कि यूरोप के वो देश जो ग्रीन ऊर्जा को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर चुके हैं, उसको पूरी तरीके से अनुभव के साथ उसको प्रयोग में ला रहे हैं। अगर भारत के साथ भारत का अनुभव उसमें मिलेगा तो उसमें चार चांद लगेंगे और पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी बिल्कुल आवश्यक तौर पर वो उनको सुलभ हो जाएगी और बहुत ही सस्ते कीमत पर। तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आने वाले दशक में डेनमार्क और भारत बहुत बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए हैं और इस पर जो समझौता हुआ है और इसके बाद अन्य उन क्षेत्रों में जिसमें डेनमार्क से प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अनुरोध किया कि वहां की कंपनियां जो हर एक मानकों पर खरा उतरती हैं, पूरे यूरोपीय देशों के अन्य जितने भी राज्य हैं, जितने भाग हैं, उनके मुकाबले जिस तरीके का समझौता डेनमार्क के साथ भारत करना चाहता है और डेनिश कंपनियों को भारत में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है, उससे इतना तो तय है कि अब यूरोपीय देशों के साथ जिस तरीके का आकलन किया जा रहा था, जो अंदेशा जताया जा रहा था, भारत के रिश्ते बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें भारत के दृष्टिकोण को लेकर के कुछ यूरोप में आशंकाओं के द्वार खुले थे, आशंकाएं कुछ जन्म ले रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने और खास करके जर्मनी के बाद जब प्रधानमंत्री डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे और वहां जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, अब यह साफ है कि यूरोप में और यूरोप के देशों में भारत को लेकर के कोई संशय अब फिलहाल नहीं रहने वाला, क्योंकि जो भी समझौते हो रहे हैं वो दीर्घकालिक समझौते हैं जिसके बड़े मायने हैं, बड़े फायदे हैं, खास करके यूरोपीय संघ के लिए और भारत के लिए, क्योंकि भारत भी एक बड़ा बाजार है और सचमुच में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भारत यूरोपीय संघ के साथ बेहतर समझौते करके उसको आगे बढ़ा सकता है और अपने यहाँ
कि गरीबी को मिटा सकता है, बेरोजगारी को खत्म कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकता है, उसमें डेनमार्क का सहयोग भारत को चाहिए। और डेनमार्क ने मुक्त कंठ से भारत की प्रशंसा करते हुए हर एक क्षेत्र में सहयोग का आश्वासन दिया। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रधानमंत्री डेनमार्क पहुंचने पर किया है और अपने समकक्ष के बातचीत के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। डेनमार्क पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत हुआ है, ये हम आपको जानकारी दे चुके हैं। और पीएम मोदी और डेनमार्क पीएम के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, सहमति भी बनी है और कई समझौते आने वाले समय में हो भी सकते हैं, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ऊर्जा और शिक्षा से जुड़े कई समझौतों पर सहमति भी बन गई है। ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जो जर्मनी से लेकर के और अंत में जब फ्रांस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वहां भी इस पर बातचीत होगी, समझौता होगा। और डेनमार्क पीएम के साथ पीएम मोदी ने साझा बयान भी जारी किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जर्मनी के बाद अब डेनमार्क में भी बहुत जल्दी समझौते हुए, बातचीत हुई, सहमति बनी। डेनमार्क की कंपनियों के लिए निवेश का एक बड़ा मौका है। यह प्रधानमंत्री ने खुला एक ऑफर दिया है डेनमार्क की कंपनियों को, क्योंकि वो बहुत उन्नत मानी जाती हैं हर दृष्टिकोण से। यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील की गई है भारत की तरफ से, डेनमार्क ने भी उसमें सहमति जताई है। इसलिए यूरोप पहुंचकर प्रधानमंत्री अब भारत का दृष्टिकोण यूक्रेन और रूस के संदर्भ में जो है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर के समझौता हुआ है। यह डेनमार्क के पीएम ने बाकायदा साझा बयान में स्पष्ट तौर पर पत्रकारों के सामने इस बात को बताने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से भारत एक बड़ा हब है, एक बड़ा डेस्टिनेशन है डेनमार्क के लिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट का और निवेश का मुद्दा है, सवाल है। तो कुल मिलाकर डेनमार्क एक उन्नत राष्ट्र है यूरोप का और एक प्रमुख राष्ट्र है, प्रमुख देश है जो यूरोपीय संघ की ताकत को मजबूत करता है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने साझा बयान के दौरान अपने समकक्ष के साथ सार्वजनिक तौर पर कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से जान सकें कि यूरोपीय संघ के अपने मध्य पड़ाव पर जब डेनमार्क प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ स्पष्ट तौर पर कहा। डेलीगेशन के सदस्यों, मीडिया के मित्रों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। एक्सेलेंसी, प्राइम मिनिस्टर मेरे और मेरे डेलीगेशन के डेनमार्क में शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए आपको और आपकी टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और उन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स भी हैं। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग,
कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो आपने सुना कि डेनमार्क में प्रधानमंत्री ने साझा बयान अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ क्या कुछ कहा। उन्होंने उस बयान के मायने सिर्फ इतने हैं कि उन्होंने कहा कि डेनमार्क और भारत लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को साझा करते हैं। साथ ही दोनों देशों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स भी हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 200 से अधिक डेनमार्क की कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डेनमार्क की कंपनियां जिस तरीके से भारत के साथ सहयोग कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, उससे दोनों देशों को फायदा मिल रहा है। और आर्थिक सुधार जो भारत में किए गए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी चर्चा भारत के हर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करते हैं, जब आर्थिक मुद्दों की बात होती है, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने डेनमार्क समकक्ष मेटे के साथ साझा किया और पत्रकारों के सामने ये बात भी कही। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनी और डेनिश पेंशन फंड के लिए निवेश के अवसर का भी जिक्र किया और ये कहा कि इसमें ढेर सारे अवसर हैं और उसमें डेनिश कंपनियां शामिल हो सकती हैं, उसमें भागीदारी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने डेनिश समकक्ष मेटे के साथ इस बात को भी, इस इमोशंस को भी और सेंटिमेंट्स को भी साझा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि डेनमार्क एक खूबसूरत देश है और जहां तक प्रधानमंत्री का संबंध है तो मोदी ने ये कहा कि ये उनकी पहली यात्रा है और अक्टूबर में मुझे आपका स्वागत करने का मौका मिला, ये उन्होंने मेटे से बोला। इन दोनों ने यात्राओं से हमारे संबंधों में निकटता आई है, प्रधानमंत्री ने ये भी डेनिश प्रधानमंत्री से बताया और ये कहा दोनों देश लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों को साझा करते हैं और दोनों एक दूसरे के ताकत को ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। फ्री, ओपन और समावेशी नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाए, ये भी प्रधानमंत्री ने डेनिश प्रधानमंत्री के साथ
विचार को आगे बढ़ाया है और उस पर काम करने के लिए कहा है, और तत्काल यूक्रेन के साथ जो भी रूस के संघर्ष की स्थिति है उस पर विचार विमर्श करने के लिए, दोनों को युद्ध रोक देने के लिए और उसके बाद बातचीत के बाद शांति कायम करने की अपील की है। तो यूरोप पहुंच करके डेनमार्क जैसे देश में प्रधानमंत्री ने भारत और डेनमार्क के रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका जिक्र करके पूरे यूरोप को और तमाम उन देशों को, और अगर सैनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाटो देशों को भी अब संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से आग में घी डालने का काम न किया जाए, और यूरोप के वो प्रमुख देश जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और संविधान के, अपने अपने देश के संविधान के हिसाब से अपने समाज को, अपने देश के नागरिकों के जीवन मूल्य को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में स्थापित कर रहे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि रूस और यूक्रेन अब अपनी लड़ाई समाप्त कर दें और दोनों मिल बैठ करके बातचीत करें। और यूरोपीय यूनियन को यह संदेश दिया कि किसी भी तरह से यूरोपीय यूनियन के विस्तार के लिए जो एक सोचे समझे रणनीति के साथ किसी को शामिल करना या किसी को निकालने का ये जो तौर तरीका चल रहा है, उसके कारण ही रूस और यूक्रेन में जंग की शुरुआत हुई, और ये जंग किस स्थिति में पूरी दुनिया को लाकर के खड़ा कर देगी ये भी बताने की प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट कोशिश की है। और इसका असर जर्मनी से लेकर फ्रांस तक जाएगा, ये बात एबी स्टार न्यूज पर हमने पहले ही कह दी है। और प्रधानमंत्री अब जैसे देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ या अपने समकक्षों या राष्ट्राध्यक्षों के साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय देश अगर रूस को नीचा गिराने के लिए एक मांग के साथ या एक जिद के साथ अड़े रहे तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी और उसका परिणाम इतना खतरनाक होगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और उसका असर पूरी दुनिया के आर्थिक हितों पर क्या पड़ेगा, कितनी तबाही की स्थिति होगी यूरोप सहित पूरी दुनिया को, और आर्थिक मंदी जैसी स्थिति के कारण दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में क्या समस्याएं आएंगी, ये भी प्रधानमंत्री अब बताने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप पहुंचकर। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत के दृष्टिकोण से पूरा यूरोप प्रभावित होगा, और रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको खत्म कराने की कोई एक ऐसी पहल हो सकती है जिसमें यूरोप के ये देश जहां प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में और उसके प्रति भारतीय दृष्टिकोण को सामने रख रहे हैं, निश्चित रूप से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने का मामला है। रही बात जिन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बेहद मजबूत होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ यूरोपीय संघ जिस तरीके से भारत के प्रति कोई एक दृष्टिकोण या नजरिया बनाता हुआ नजर आया पिछले युद्ध की शुरुआत से 24 फरवरी के बाद से, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा और भारत को यूरोप के वो देश, यूरोपीय संघ एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में, एक ताकतवर देश के रूप में देखेंगे, और आगे दोनों पक्षों के बीच बड़े समझौते होंगे और हर एक पक्ष दूसरे का अनुभव उठाते हुए अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए काम करेगा। और यही प्रधानमंत्री के यूरोप की यात्रा का उद्देश्य है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी पहुंचने के बाद बहुत जल्दी में वो सारी बातें हुई हैं, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, और हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्षों की तरफ से साझा बयान जारी किया गया है जिसके मायने साफ हैं कि यूरोपीय संघ अब भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।